Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसके अंतर्गत देखेंगे हम प्रमुख सेवाओं का प्रदर्शन। इसके अंतर्गत जो है, यानी कि हम यहाँ पे मेंस के अंतर्गत टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप जो है रेगुलर यहाँ पे क्लास इसको देख रहे हैं, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। पीछे हमने जो सारी चीज़ें पढ़े हैं उसके आगे की ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंतर्गत बात करें तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलेगा, विकास व संबंधित जो संकेतक है उसके माध्यम से हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है जो दूरसंचार है, ठीक है। दूरसंचार यानी कि कम्युनिकेशन है, रेलवे है, पर्यटन है, इन सभी सेवाओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। और वहीं अगर बात करें तो अन्य क्षेत्र जो है अभी मंदी की दौर में उबर रहे, मंदी की दौर से हमको निकलते हुए नज़र आ रहा है। कुछ प्रमुख सेवा है, उनका विवरण हम देखें तो हमको बैंकिंग सेवाएं देखने को मिलती है, और कुछ हमको देखने को मिलती है होटल व रेस्टोरेंट से रिलेटेड सेवाएँ देखने को मिलती है। इसके अलावा पर्यटन भी है, इसके अंतर्गत शामिल है। तो हमको दोनों चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बैंकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। बैंकिंग सर्विस यानी आज़ादी के बाद की बात करें तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग क्षेत्र एक तीव्र वृद्धि वाला क्षेत्र बन गया है। वहीं बात करें 1990 की, तो 1990 के दशक में इस क्षेत्र की वृद्धि दर जो है लगभग 13% तथा 2000 मतलब 2004 5 या फिर 2004-5 से 2009-10 की बात करें तो इसके दौरान 15% प्रतिवर्ष यहाँ पर देखने को मिली थी। मजबूत बैंकिंग प्रणाली तथा साख की आसानी से उपलब्धता के कारण बैंकिंग क्षेत्र काफ़ी तीव्र गति से विकास कर रहा है। इसके बाद हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि बैंकिंग व्यवस्था से रिलेटेड, जो कि आपके सिलेबस में देखने को मिलती है। 2010-11 में बैंकिंग व बीमा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद के 13.5% का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान, और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं, जो कि है एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। इसके बेनिफिट्स क्या है फ्री प्लान को हम देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है पर वीक, और डाउट क्लियरिंग सेशन कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं, और इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं: एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पैरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डेली यहाँ पे T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसके देने होते हैं। मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है डेली 8 बजे, और इसका 8:30 बजे से पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप वॉच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास, और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है आपको टॉप एजुकेटर से। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस के लिए, एमपीएसआई के लिए और एमपी जेल के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं। डेली T20 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं फॉर प्रिपरेशन। किसके लिए? एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई। और इनका टेस्ट के बाद हर टेस्ट के बाद यहाँ पे एनालिसिस कराया जा रहा है इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज में, जो कि 8:30 बजे होती है। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस होता है 8:30 बजे होता है, और जो टेस्ट लगता है वो होता है 8 बजे। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा, और इसके अंतर्गत आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और यहाँ पे आपको फिर प्रोमो कोड डालना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पे होटल व रेस्टोरेंट सहित पर्यटन जो है, तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन जो संगठन है, जिसके अंतर्गत देखें तो हमको देखने को मिलता है UNWTO, ठीक है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई। और इसमें हमको 2015 में वैश्विक आय में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 10.2% रहा, और यह विश्व के सबसे बड़े रोजगार उत्पादकों में से एक है। और इसके कार्यबल अधिक जो है मतलब कार्यबल जो है अधिकांश हिस्सा महिलाओं का देखने को मिलता है। साथ ही हम देखें यहाँ पे हमको देखिए पर्यटक वीज़ा की बात करें तो भारत में 4 नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जो पर्यटक वीज़ा है इसकी सुविधा को विस्तारित किया गया है। भारत में पर्यटन और होटल उद्योग के विकास का कार्य भारत पर्यटन विकास निगम का है। साथ में हम देखें तो नई चिकित्सा जो वीज़ा श्रेणी है उसकी भी यहाँ बात कर लेते हैं।
तो यहाँ देखिए चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले जो विदेशी पर्यटक हैं उनको आकर्षित करने हेतु ये नई चिकित्सा वीजा जो श्रेणी है इसकी शुरुआत की गई। इसके अलावा जीडीपी में इसका योगदान हमको 1.5% देखने को मिलता है। मतलब जो होटल व रेस्टोरेंट है क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र है, इसका महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। भारत की जीडीपी में इसका 1.5% यहाँ पे योगदान देखने को मिलता है। साथ ही हम देखें तो हेरिटेज होटल योजना देखने को मिलती है। भारत में पर्यटन उद्योग प्रमुख रूप से होटल उद्योग से जुड़ा हुआ है। सरकार द्वारा होटल व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई योजनाएं प्रारंभ की गई है। इनमें हेरिटेज योजना भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। इस क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसके अलावा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है पर्यटन मंत्रालय जो है, इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय यानी कि यहाँ पे हमको इसके अंतिम आंकड़े देखने को मिले वर्ष 2017 के अनुसार। तो यहाँ 10.2 मिलियन विदेशी पर्यटकों के आगमन के साथ पर्यटन क्षेत्र में 15.6% की भारी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस योजना का जो उद्देश्य है, हेरिटेज जो योजना हमने देखे यहाँ पे, हेरिटेज योजना की अगर बात करें तो इसमें जो है पुराने महल है, हवेली है, किले है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। इन्हें होटल व्यवसाय के रूप में प्रयोग किया जाएगा। हेरिटेज होटल को मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे 4 श्रेणी हम देखें तो हेरिटेज श्रेणी है, हेरिटेज क्लासिक श्रेणी है, हेरिटेज ग्रैंड है, हेरिटेज रिनेसेंस है। ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके साथ ही हम देखें भारत का सेवा व्यापार हमको देखने को मिलता है। सेवा व्यापार के अंतर्गत देखिए आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। सेवा व्यापार के अंतर्गत सेवा क्षेत्र जो है, सेवा क्षेत्र के सकल संवर्धित मूल्य में 54% का योगदान यहाँ देखने को मिलता है। इसकी वृद्धि दर की बात करें 2017-18 के 8.1% से कम होकर 2018-19 में 7.5% हो गई। और जिन क्षेत्रों में मंदी देखी गई वो मुख्य रूप से देख सकते हैं पर्यटन, व्यापार, होटल है, परिवहन है, संचार और प्रसारण संबंधी सेवाएं, लोक प्रशासन और रक्षा, इनसे संबंधित ये जो है मतलब यहाँ पे मंदी देखने को मिली। भारत का सेवा क्षेत्र जो जीबीए है, सेवा क्षेत्र जीबीए में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के विपरीत माना जाता है। साथ ही हम 2017-18 की बात करें तो यहाँ पे 10.4 मिलियन की तुलना में 2018-19 में 10.6 मिलियन पर्यटक जो है भारत आए थे। ठीक है, इसके अलावा पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कमाई घटकर 28.7 बिलियन डॉलर से घटकर 27.7 बिलियन डॉलर हो गई। सेवा क्षेत्र में जो बैंक ऋण है, बैंक ऋण की बात करें 2018-19 में कम हो गए, फिर भी आईटीबीएमपी उद्योग जो है 2017-18 में 8.4% बढ़कर 167 बिलियन डॉलर यहाँ अमेरिकी डॉलर है उस तक पहुँच गया। और इसके 2018-19 में 181 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान देखने को मिलता है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ आंकड़े थे ये, ज़्यादा यहाँ थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ के बारे में। इसके अलावा भारतीय पर्यटन विकास निगम की बात कर लेते हैं। तो भारतीय पर्यटन विकास निगम की अगर बात करें तो देश में पर्यटन की आधुनिक आधारित जो संरचना है उसके विकास हेतु यहाँ पे क्या हो रहा है, 1996 में भारतीय पर्यटन विकास निगम, जिसे हम इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसे बोलते हैं, तो इसकी स्थापना की गई 1996 में। यह भारत की सबसे बड़ी होटल श्रृंखला विकसित करने के साथ साथ पर्यटन से संबंधित जो अन्य सुविधाएं है, जैसे कि परिवहन की बात करें, शुल्क मुक्त जो खरीदारी है, मनोरंजन है, पर्यटक प्रचार, साहित्य, इसकी जो है प्रस्तुति, परामर्शी सेवाएं आदि प्रदान करने में यहाँ पर सफल रहा है। निगम के अगर देखें, निगम के भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, जैसे कि नई दिल्ली की बात करें, चेन्नई की, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी, यहाँ पे हमको 5 इसके क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिलते हैं। इसके अलावा पर्यटन के विविध आयामों की अगर बात करें यहाँ पे, तो विश्व यात्रा एवं जो पर्यटन परिषद है उसकी रिपोर्ट के अनुसार देखते हैं। इसकी रिपोर्ट आई थी 2017 में। इसकी रिपोर्ट 2017 में देखें तो इसके अनुसार वर्ष 2016 में विश्व की जो जीडीपी है उसमें यात्रा एवं पर्यटन का कुल योगदान हमको कितना देखने को मिलता है, 7.6 ट्रिलियन डॉलर, यानी कि जीडीपी का 10.2% था। तथा वर्ष 2016 की बात करें तो इसमें 3.6 की वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया, परंतु वास्तविक वृद्धि 3.3 ही रही, यानी कि 3.6 ना होकर 3.3 ही रही। और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2026 यानी कि आने वाले 6 वर्षों के अंतर्गत अगर देखें तो उसमें यह 3.4 प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर 10,986.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पे देखने को मिलेगी। यानी कि जीडीपी का अभी देखने को मिला था 10.2%, परंतु वहाँ पे जीडीपी का 10.8% होने की संभावना है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन की बात करें, जिसने दिसंबर 2017 में यहाँ पे
इसकी नवीनतम वैश्विक पर्यटन रिपोर्ट के अनुसार देखें 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन कुल मिलाकर 1.2 बिलियन तक पहुंच गया है। इसके साथ ही हम देखें हमको कुछ और देखने को मिलता है, जैसे कि पर्यटन मंत्रालय के कुछ आंकड़े देखने को मिलते हैं। पर्यटन मंत्रालय के कुछ आंकड़े, तो यहाँ देखिए हमको जो है ये इसके अंतर्गत हमको क्या क्या देखने को मिलता है। जैसे अगर बात करें यहाँ पर पर्यटन मंत्रालय के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2017 की बात कर लेते हैं। इसके दौरान 15.6 की वृद्धि के साथ 10.1 मिलियन विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ। 2016 की बात करते हैं तो जो देसी पर्यटक है, देसी पर्यटकों को आकर्षित करने वाले शीर्ष राज्यों में अगर देखें तो हमको सबसे टॉप पर तमिलनाडु देखने को मिलता है, फिर उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, कर्नाटक, जिन्होंने 2016 के दौरान कुल देसी पर्यटकों की संख्या का 61% का योगदान यहाँ पर दिया है। ई पर्यटक वीज़ा की बात कर लेते हैं, इसके माध्यम से विदेशी पर्यटकों की संख्या में 143% की वृद्धि देखने को मिलती है। काफ़ी अच्छी वृद्धि यहाँ पे देखने को मिलती है। यह 2016 के 10.8 लाख से बढ़कर 2017 के दौरान 17 लाख हो गई थी। राष्ट्रीय पर्यटन नीति जो कि 2002 की है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने हेतु राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 लागू की गई। और इस नीति के प्रमुख लक्ष्य हम देखें तो यहाँ पे हमको आर्थिक विकास के मुख्य घटक के रूप में इसको स्थापित किया गया। साथ ही रोजगार के सृजन और विकास, ग्रामीण पर्यटन को गति प्रदान करने हेतु इसको यहाँ पे देखने को मिलता है। घरेलू जो पर्यटन है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। निजी क्षेत्र के योगदान को यहाँ पे महत्वपूर्ण मानते हुए सरकार द्वारा सक्रिय जो सुसाध्य करता है और प्रेरक है उसकी भूमिका अदा की गई। तेजी से बढ़ते वैश्विक यात्रा तथा गंतव्य के रूप में भारत की जो व्यापक अप्रयुक्त क्षमता है उसका लाभ उठाने के लिए भारत को पर्यटन क्षेत्र के वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, पर्यटन एवं यात्रा क्षेत्र में कुल रोजगार की वृद्धि, मतलब कुल रोजगार की दृष्टि से अगर देखें तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान माना जाता है। और जो WTTC है 2019 की इसकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत विश्व में पर्यटन के क्षेत्र में 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा था। इसके अलावा हम देखें तो यहाँ देखिए हमको दो चीज़ें देखने को मिलती है, यानी कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत स्वदेश दर्शन योजना देखने को मिलती है और दूसरी देखने को मिलती है प्रसाद योजना। स्वदेश दर्शन योजना और प्रसाद योजना यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ बात करें हम तो इस योजना यानी कि जो स्वदेश दर्शन योजना है इसके अंतर्गत हमको इस योजना के अंतर्गत विशेष थीम पर आधारित जो 5 पर्यटक थे, 5 पर्यटन सर्किट है उसके समग्र विकास किया गया। जैसे कि उत्तर की अगर बात करें तो उत्तर में हमको उत्तर से उत्तर पूर्व सर्किट देखने को मिलता है, बुद्ध सर्किट देखने को मिलता है, हिमालय सर्किट, कोस्टल सर्किट, कृष्ण सर्किट, ये सारी चीज़ें हमको इसके अंतर्गत देखने को मिलती है स्वदेश दर्शन के अंतर्गत। और ये पर्यटन सर्किट संस्कृति, विरासत एवं अध्यात्म का मिश्रण होंगे। पर्यटन सर्किट का अर्थ क्या होता है ये चीज़ आप समझ लीजिए। तो आपस में जुड़े हुए ऐसे पर्यटन स्थल का समूह जिनका भ्रमण एक ही यात्रा में किया जा सके, मतलब एक कंप्लीट यात्रा में यहाँ पे सबका भ्रमण किया जा सके, उन्हें बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सर्किट, यानी कि उनको बोला जाता है पर्यटन सर्किट। पर्यटन सर्किट मतलब जिनका आपस में मतलब एक ही यात्रा में सबका भ्रमण किया जा सके, तो इनको बोला जाता है पर्यटन सर्किट। फिर प्रसाद योजना की अगर बात करें तो प्रसाद योजना मतलब होता है, इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इस प्रकार बोला जाता है। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है इसका, पिलग्रिमेज रेजुमिनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगुमेंटेशन ड्राइव, इसका जो है फुल फॉर्म होता है, जिसे हम शॉर्ट में प्रसाद बोलते हैं। ठीक है, प्रसाद योजना। और तीर्थ यात्रा का कल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन ड्राइव इसे बोला जाता है। इस योजना के अंतर्गत जो 12 शहर थे, 12 शहरों में तीर्थ स्थलों का समग्र विकास किया जाएगा और इसमें आधारभूत संरचना का विकास तथा स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन के लक्ष्य भी शामिल किए जाएंगे। प्रसाद योजना के अंतर्गत 12 शहर यहाँ पर शामिल किए गए। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो इसमें अमृतसर है, अजमेर है, ठीक है, द्वारका है, मथुरा, वाराणसी, गया, पुरी, अमरावती, कांचीपुरम, बेल्लकन्नी, केदारनाथ, उसके अलावा कामाख्या, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं। कुछ स्थावर संपदा सेवाएं एवं आवासीकरण की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है कुछ चीज़ें, जैसे स्थावर संपदा यानी कि अगर बात करें हम तो रियल इस्टेट इसे बोल सकते हैं हम, एवं आवास का जो मालिकाना हक है भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। वर्ष 2014-15 की बात करें तो इसमें भारत को सकल मूल्य वर्धन यानी GVA का 8.0% यहाँ देखने को मिलता है। 2015-16 में ये गिरकर कितना हो गया, हम देखें तो 2015-16 में ये गिरकर 0.7 यानी 7.7% यहाँ देखने को मिलता है। देखिए यहाँ से घटकर यहाँ हो गया 2016-17 में, 2015-16 में, ठीक है, 15-16 में ये घटकर यहाँ पे आ गया।
इस क्षेत्र की मदद के लिए 2014-15 में कई नीतिगत पहले भी शुरू की गई, कई नीतिगत पहले यहाँ पर शुरू की गई, जिसमें एफडीआई नीति में संशोधन किया गया, न्यूनतम तल क्षेत्र और न्यूनतम पूंजी आवश्यकता प्रावधानों को दूर करना शामिल किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की बात करें और साथ में राष्ट्रीय आवास बैंक की बात करें तो यहाँ पे 50% से लेकर 50% से 35% तक 75 लाख रुपए व्यक्तिगत आवास ऋण हेतु जोखिम भार को भी घटाया गया। इसके अतिरिक्त 30 लाख रुपए के ऋण हेतु ऋण मूल्य अनुपात बढ़कर क्या हुआ, 90% हो गया। सरकार ने सभी आवास योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2022 तक 6 करोड़ मकान बनाने की घोषणा की। और हम बात करें यहाँ पे तो हमको निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत बांध है, सड़क है, पुल है, इमारतें हैं आदि शामिल की गई और इसमें जो है वृद्धि में इसको शामिल किया गया और इसमें इसकी वृद्धि में कमी देखने को मिलती है। 2015-16 में 5% से कम होकर 16-17 में ये कितनी हो गई, 1.7% देखने को मिलती है। स्थावर संपदा एवं निर्माण क्षेत्र मिलकर देश में कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाले हैं। NHB रेजिडेक्स के अनुसार विशाखापट्टनम में सर्वाधिक गृह मूल्य यानी कि अगर बात करें 15.6% बढ़ा। इसके बाद दिल्ली में देखने को मिलता है, नोएडा में देखने को मिलता है। ये सबसे कम वृद्धि वाला है नोएडा। ठीक है, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है बहुत ही आकर्षक फ्री प्लान और फ्री प्लान को एक्टिवेट करने के लिए आपको प्रोमो कोड यूज करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज करने के बाद आप इस प्लान को अनलॉक कर सकते हैं जो कि है एमपीपीएससी और व्यापम से संबंधित। इसके बेनिफिट्स क्या है फ्री प्लान को हम देख लेते हैं। 500 से ज़्यादा फ्री लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही है पर वीक और डाउट क्लियरिंग सेशन कराए जाते हैं एमपी के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। 50 से ज़्यादा टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और डेली और वीकली फ्री लाइव मॉक टेस्ट यहाँ पे चलते हैं और इसका पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। और ये 4 डिफरेंट एग्जाम को कवर कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपीएसआई, एमपी जेल पैरी। फ्री लाइव क्विज यहाँ पे 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डेली यहाँ पे T20 फ्री टेस्ट सीरीज चलती है जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, 20 मिनट में आपको आंसर इसके देने होते हैं। मंडे टू सैटरडे ये सीरीज चलती है डेली 8 बजे और इसका 8:30 बजे से पेपर एनालिसिस कराया जाता है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। ये टॉप एजुकेटर्स आप देख सकते हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, आप वॉच कर सकते हैं डेली फ्री लाइव क्लास और इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है आपको टॉप एजुकेटर से। फ्री स्पेशल क्लासेस चल रही हैं यहाँ पे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस के लिए, एमपीएसआई के लिए और एमपी जेल के लिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और आप फ्री मॉक टेस्ट ले सकते हैं डेली T20 जो फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें। वीकली फ्री लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट चल रहे हैं फॉर प्रिपरेशन किसके लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स, एमपी जेल पहरी, एमपी पुलिस, एमपी कांस्टेबल और एमपीएसआई। और इनका टेस्ट के बाद हर टेस्ट के बाद यहाँ पे एनालिसिस कराया जा रहा है इन टॉप एजुकेटर्स के द्वारा एमपीपीएससी T20 फ्री टेस्ट सीरीज में जो कि 8:30 बजे होती है। ठीक है, जो पेपर एनालिसिस होता है 8:30 बजे होता है और जो टेस्ट लगता है वो रहता है 8 बजे। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसके लिए आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके अंतर्गत आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और यहाँ पे आपको फिर प्रोमो कोड डालना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड डालने के बाद आप इस फ्री प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। साथ में हम देखें तो देखिए ये तो हमने देख लिया। यहाँ पे हम देख सकते हैं हम सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र, तो इससे रिलेटेड हम देखें सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र यानी कि पहले तो हम देखेंगे आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एक देखेंगे ITES। ठीक है, ITES का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस और इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो भारत के सेवा क्षेत्र को विकास प्रदान करने वाले महत्वपूर्ण अगर देखें तो सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसे IT बोला जाता है और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा यानी कि जिसे ITES बोला जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। इसके कारण भारत ने ज्ञान अर्थव्यवस्था यानी नॉलेज इकोनॉमी दृष्टि से अपनी पहचान विश्व मंच में यहाँ बनाकर रख दी है। तो IT और ITES उद्योग के 4 प्रमुख घटक के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। IT सेवा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जिसे BPO बोला जाता है, इंजीनियरिंग सेवा और सॉफ्टवेयर उत्पाद। ये 4 चीज़ें हमको देखने को मिलती है और यह जो है क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का प्रमुख साधन बन गया है और वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद, रोजगार व निर्यात की वृद्धि में जो उल्लेखनीय योगदान दे रहा है। बिक्री में लाभप्रद वृद्धि होने के बावजूद अधिक मजदूरी जो बिल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वर्धित कर प्रावधानों के कारण इस उद्योग के लाभ में बने रहने की संभावना देखने को मिलती है। साथ ही हम देखें नेस्कॉम, तो नेस्कॉम यहाँ देखें इंग्लिश में लिखा हो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी यहाँ देखने को मिलता है। इसके अनुसार वर्ष 2015-16 में 129.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर यह जो है 2016-17 में 139.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर
ये ई कॉमर्स व हार्डवेयर को छोड़कर ये देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे अनुसंधान एवं विकास से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट देखते हैं। तो देखिए यहाँ अनुसंधान और डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास की बात करें तो इस क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में यहाँ हमको 17.5% तथा 15-16 में यहाँ पे 41.1% की वृद्धि देखने को मिलती है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद की कितनी थी, 1.4% थी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे वर्ष 2016-17 की बात करते हैं। तो 2016-17 में 3.9 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए इस क्षेत्र ने परिवहन, होटल, अवसंरचना, सुरक्षा सेवा जैसे सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार सृजित किया। ठीक है, और भारत में R&D, ठीक है, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इस पर बहुत कम व्यय किया गया तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार नीति 2013 में निजी क्षेत्र की बढ़ती हुई भागीदारी के साथ यहाँ पे इसे बढ़ाकर GDP का 2% करने का विचार किया गया। फिर 2018 में एक सूचकांक आया था जिसमें 126 देशों की यहाँ पे गिनती लगाई गई थी। ठीक है, इस सूची में भारत का स्थान कितना था, 57वां देखने को मिलता है। ठीक है, और इस सूची में स्विट्जरलैंड पहले नंबर पर देखने को मिला था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की बात कर लेते हैं 2012 की। तो इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे 31 मई 2012 की बात करें तो इसको एक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति यानी कि नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी, जिसे NCP बोला जाता है, इसको अनुमोदित किया गया। इसका लक्ष्य पूरे देश में वहनीय यानी कि सबको उपयोगी हो सके, यानी सबको प्राप्त होने योग्य, विश्वसनीय तथा सर्वसुलभ दूरसंचार एवं ब्रॉडबैंड सेवाओं की उपलब्धता कर यहाँ पे अधिकतम लोक कल्याण करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया। इस नीति के उद्देश्य के साथ साथ अन्य बातें भी यहाँ पे शामिल की गई, जैसे कि अगर बात करें तो हम देखने को मिलता है इसके अंतर्गत एक राष्ट्र एक लाइसेंस यानी कि वन नेशन वन लाइसेंस की अवधारणा को सभी सेवाओं तथा सभी सेवा क्षेत्रों के लिए लागू करना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है। एक राष्ट्र, यहाँ पे एक राष्ट्र जो है, एक राष्ट्र पूर्व मोबाइल नंबर परिवर्तनीयता यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी जिसे बोलते हैं, और एक राष्ट्र में मोबाइल के सभी कार्यों को रोमिंग फ्री करना। इसके अलावा ब्रॉडबैंड का अधिकार यानी दूरसंचार को महत्व देने के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी प्राथमिक आवश्यकताओं के रूप में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराना, और ब्रॉडबैंड का अधिकार यहाँ पे यानी राइट टू ब्रॉडबैंड की दिशा में कार्य करना, इसको शामिल किया गया। ग्रामीण टेली घनत्व, जिसे वर्ष 2017 की बात करें, इसको वर्तमान के स्तर पर हम देखें तो 40.6% से बढ़कर 70 यहाँ मतलब 70% करना तथा वर्ष 2020 तक इसे 100% करना शामिल किया गया। फिर यहाँ देखिए कॉमन प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, मतलब यहाँ पे भेदभाव रहित पहुँच को मुहैया कराने के लिए विविध नेटवर्कों के इंटरकनेक्शन के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म की स्थापना कराना। दूरसंचार में जो है हरित नीतियों को अपनाया जाना जारी रखा। ये सारी चीज़ यहाँ देखने को मिलती है। कुछ डाटा आपके सामने दिया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर इसको पढ़ सकते हैं। टेलीफोन परिदृश्य की अगर बात करें 2019 की जनवरी की, तो टेलीफोन की संख्या आपको देखने को मिलती है इतनी टोटल, ग्रामीण में इतनी, शहरी में ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। समग्र टेली घनत्व की बात करें 2019 के अनुसार 91%, तो ग्रामीण क्षेत्र में ये आप देख सकते हैं प्रतिशत, और शहरी क्षेत्र में देख सकते हैं। भारत में इंटरनेट की पहुंच की बात करें तो कुल इंटरनेट अभिदाता जो है 570, दिसंबर में देखें तो यहाँ पे बढ़कर इतने हो गए। फिर देखिए शहरी में ये और ग्रामीण में यहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ये कुछ डाटा था, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 की। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अंतर्गत हमको इसके कुछ जो है लक्ष्य हम देखेंगे और विभिन्न विशेषताएं देखेंगे। देश की नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति, जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है, 2019, ये जारी की गई फरवरी में, ठीक है। फरवरी में यहाँ पे 2019 में लागू की गई, और इस नीति ने वर्ष 2012 की जो राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति है उसका स्थान लिया, यानी कि उसको ओवरलैप किया। इसके लक्ष्य क्या थे? इसके लक्ष्य की बात करें तो इसके लक्ष्य के अंतर्गत हमको देखने को मिलता है नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 का लक्ष्य ESDM, ठीक है, कि जो मूल्य श्रृंखला है, जो वैल्यू चेन ऑफ ESDM, इसके घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देकर वर्ष 2025 तक यहाँ पे क्या करना था, 400 अरब डॉलर का कारोबार प्राप्त करना था। वर्ष 2025 तक हमने देख लिया। वर्ष 2025 तक एक और चीज़ मतलब हमको देखने को मिलती है, 190 अरब डॉलर के 100 करोड़ मोबाइल हैंडसेटों का उत्पादन लक्ष्य इसमें शामिल किया गया। इनमें 110 अरब डॉलर मूल्य के 60 करोड़ मोबाइल सेट्स का उत्पादन यहाँ पे निर्यात के रूप में रखा गया। साथ में इसकी कुछ विशेषताएं है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो ESDM सेक्टर के लिए अनुकूल जो माहौल है,
मतलब एक एनवायरनमेंट है उसको प्रदान किया जाना या बनाया जाना। ईएसडीएम की समूची जो मूल्य श्रृंखला है या वैल्यू चेन, उसमें घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हम देखें तो प्रोत्साहन एवं सहायता यहाँ देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों के विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन एवं सहायता दी जाएगी। इसके अलावा मेगा परियोजना, यानी कि ऐसी मेगा परियोजनाएं जो अत्यंत हाईटेक है और जिनमें भारी भरकम निवेश की ज़रूरत है, इसके प्रोत्साहन का विशेष पैकेज दिया जाएगा। बढ़ावा एवं यहाँ देखें तो देखिए हमको नई यूनिटों को बढ़ावा देने और वर्तमान यूनिटों को विस्तारीकरण के लिए यहाँ पे उपयुक्त मतलब एक प्रकार से उपयुक्त योजनाएं और प्रोत्साहन देने से जुड़ी जो व्यवस्था है वो बनाई गई। इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी जो उप क्षेत्र है उसमें अनुसंधान और विकास से संबंधित जो नवाचार उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही हम देखें तो श्रम बल की उपलब्धता, यानी कि कुशल श्रम बल की उपलब्धता में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। इसके अलावा हम देखें तो फैबलेस चिप डिज़ाइन उद्योग, जिसके अंतर्गत हम देखें तो इसमें मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग, मतलब ये फैबलेस चिप डिज़ाइन उद्योग, इसके अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण उद्योग, साथ ही हम देखें तो ऑटोमोटिव जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, मोबिलिटी एवं रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग है, इसके लिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके अलावा सॉवरेन पैटेंट, यानी कि ईएसडीएम क्षेत्र में आईपी, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, इसके विकास एवं अधिग्रहण को बढ़ावा देने के लिए सॉवरेन पैटेंट फंड इसको बनाया जाएगा। तो ये कुछ विशेषताएं थी इसकी, वो हमने यहाँ पे देखें। इसके अलावा हम देख लेते हैं राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति 2019। तो ये हमको देखने को मिलता है। देखिए इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हमको देखने को मिलती है, जो कि नई राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति आई थी 2019। इसकी घोषणा के एक सप्ताह पश्चात क्या हुआ, सॉफ्टवेयर उत्पादों के संबंध में भी नई राष्ट्रीय नीति, जिसे नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बोलते हैं, इसकी सरकार के द्वारा घोषणा की गई। और यहाँ देखिए हमको जो है 7 वर्षों के लिए 1500 करोड़, मतलब भारत को सॉफ्टवेयर के एक बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से ये लाई गई इस नीति में इस क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं, पहल और जो उपाय है उस पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके लिए अगले जो 7 वर्ष, मतलब आने वाले जो अगले 7 वर्ष है, उसके लिए 1500 करोड़ रुपए का परिव्यय मतलब व्यय करने का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत 2 निधि, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फंड, दूसरा था रिसर्च एंड इनोवेशन फंड, इस 2 में विभाजित किया गया। इसके अलावा वर्ष 2025 की बात कर लेते हैं, इसमें 10 गुना वृद्धि, यानी वैश्विक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी यहाँ पे 10 गुना वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट उद्योग में 10,000 स्टार्टअप्स को पोषित करना, ठीक है, 10,000 स्टार्टअप्स को पोषित करना इसमें शामिल किया गया, जिसके अंतर्गत 1000 ऐसी इकाइयाँ जो थी मतलब टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में थी। वर्ष 2025 की अगर बात करें तो यहीं पे 35 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करना था। साथ ही हम देखें तो हमको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री के लिए टैलेंट पूल तैयार करना था। इस उद्योग का जो था क्लस्टर, यानी कि उद्योग क्लस्टर आधारित विकास करना था। इसके अलावा साथ ही हम देखें तो हमको नीति के क्रियान्वयन हेतु योजनाओं एवं कार्यक्रमों के विकास हेतु नेशनल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मिशन की स्थापना की जाएगी, जिसमें सरकार के अतिरिक्त उद्योग व शिक्षाविदों की भागीदारी देखने को मिलती है। अब लास्ट हम देख लेते हैं अंतरिक्ष सेवाएं। तो अंतरिक्ष सेवाओं के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, जिसमें सामाजिक विकास, कार्यनीतिक अपेक्षाएं से संबंधित जो मुद्दे हैं उसका समाधान करने के लिए संचार, नौवहन एवं भू प्रेक्षण शामिल है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। तो देखिए उपग्रह मानचित्रण यानी सैटेलाइट मैपिंग, तो अंतरिक्ष संबंधी जो कुछ अनुप्रयोज्यताएं जो है और सेवाएं है, उससे राजस्व का सृजन होता है और भारत के लिए विदेशी मुद्रा का भी अर्जन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको जो विगत 3 वर्षों की अगर बात करें तो उसमें भारत द्वारा उपग्रह मानचित्रण में अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि 10 करोड़ रुपए से अधिक मानी जाती है। भूस्थापित बाजार में मूल रूप से अगर देखें तो जो आंकड़े हैं, आंकड़ा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और मानचित्रण सेवा इसमें शामिल है। साथ ही हम उपग्रह प्रक्षेपण की अगर बात करें, सैटेलाइट लॉन्चिंग की बात करें यहाँ पे, तो देखिए पृथ्वी की कक्षा में स्वदेशी उपग्रह, यानी भारत ने जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें स्वदेशी उपग्रह का आत्मनिर्भर तरीके से अपना प्रक्षेपण यान विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। इसके अलावा PSLV जो अंतरिक्ष जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, भारत स्वदेशी रूप से निर्मित उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए अतिरिक्त जो है PSLV अंतरिक्ष के साथ वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ग्राहकों को उपग्रह प्रक्षेपण सेवा भी प्रदान कर रहा है। मार्च 2017 की बात करें तो इसकी स्थिति के अनुसार PSLV ने 225 उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किए। इसके अलावा हमको कुछ आंकड़े देखने को मिलते हैं।
उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं के निर्यात से भारत को जो है भारत की विदेशी मुद्रा आय में 2015-16 में अगर देखें 394 करोड़, 16-17 में 275 करोड़ और 18-19 में 324 करोड़ यहाँ पे उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा की जो आय है वो देखने को मिलती है वृद्धि के रूप में। तो ये तो था हमारा सेवा क्षेत्र से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि पीछे की क्लास में हमने कुछ चीज़ें पढ़े थे और इस क्लास में तो सेवा क्षेत्र से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे कवर कर ली गई है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, हमने जो भी चीज़ें यहाँ पे पढ़े हैं एक बार जो रिवाइज करके देख लीजिए वीडियो को, और आप इसकी अपने अनुसार नोट्स बना सकते हैं और बार बार रिवीजन कर सकते हैं। और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी मटेरियल यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, किसी चीज़ की PDF भी है तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा उत्तर लेखन और डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।